ठीक है, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है भाई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझना है अपन, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है, आईपीआर का मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि क्या है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। अब इसका पहले हमको क्या पढ़ना है, मतलब समझना है कि भाई आखिर ये है क्या, इसका मतलब मीनिंग समझना है इसका, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स, और फिर थर्ड में आएगा इशूज। मेन है जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो है इशू बेस्ड, क्या इशू है, जैसे इस समय चल रहा है कोरोना वायरस आउटब्रेक है, हर कंपनी लगी हुई है रिसर्च करने में कि भाई मैं जल्दी से सबसे पहला दवाई बनाऊंगी, ठीक है। अब वो कंपनी ने तो बना ली, तो ऐसा तो होगा ना कि भाई अब उस कंपनी की तो मोनोपोली हो जाएगी। तो इस केस में आईपीआर ध्यान में नहीं रखा जाता, इस केस में ह्यूमैनिटी को देखना है। तो इस केस में भले वो बनाई होगी, हम क्या करेंगे, कंपलसरी लाइसेंसिंग का एक प्रोविज़न होता है, देखेंगे उसमें से दे करके अपनी किसी भी जेनेरिक ड्रग कंपनी को बोलेंगे कि भाई मैन्युफैक्चर करो लार्ज स्केल में। ये सब भूल जाओ कि भाई किसी का पेटेंट होगा, किसी का क्या होगा, ये सब हम देख लेंगे, समझना क्या। तो इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आईपीआर का, समझ रहे हैं, आईपीआर पे क्वेश्चन आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे काहे पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये साइक्लोन भूल जाओ, मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर में जैसे कि ये कोरोना वायरस क्या है, बोल रहे हैं कि वुहान के लैब से ये कोई वायरस आउटब्रेक हुआ, मतलब क्या है ये, बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो बायोलॉजिकल डिजास्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आ गया, जो कि किस में आ गया, मैन मेड डिजास्टर में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार साइक्लोन और टाइड्स और सुनामी के ही ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर, इशू बेस्ड फोकस, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई आखिर क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। मतलब समझो इधर पे क्या बोल रहा हूँ, 3 वर्ड है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, फिर बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी, और फिर बोल रहा हूँ राइट। मतलब समझो क्या है इसका मतलब, इंटेलेक्चुअल मतलब मैंने अपने दिमाग का यूज करके किसी चीज का आविष्कार किया है। मतलब क्या होता है, ये मैंने अपने दिमाग का यूज करके, मतलब क्या है, क्रिएशन ऑफ माइंड, क्रिएशन ऑफ माइंड। अभी इसको बस समझ लो, इसका हिंदी का मटेरियल मैं तुमको भेज दूंगा अभी, ये पूरा रखा है, जो पढ़ा रहा हूँ एज इट इज यही मटेरियल तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। क्रिएशन ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, समझा क्या, मैंने अपना दिमाग लगाया, जो चीज पहले से एग्जिस्ट थी उसको नहीं, अपना दिमाग लगा करके मैंने कुछ चीज का इन्वेंशन किया, डिस्कवरी की, कोई चीज बनाया, समझा क्या, क्रिएशन ऑफ माइंड, समझा क्या। जैसे कि सचेस क्या, इन्वेंशन किया, मैंने कोई चीज का इन्वेंशन किया, नया आविष्कार किया, ठीक है। इन्वेंशन के अलावा मैंने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, मैंने अपने आर्ट से कोई काम किया है, जैसे कि मैंने पेंटिंग बनाई, ये मेरा आर्टिस्टिक वर्क है। मैंने एक घड़ा बनाया, डिज़ाइन दिया उसमें, समझा कि वो मेरा क्या है, आर्टिस्टिक वर्क, समझा कि। नेक्स्ट डिज़ाइन बनाई, कुछ नया डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, कि भाई एक मान लो कि भाई एक ह्युंडई का साइन बनाया, वो क्या है, डिज़ाइन है। सैमसंग का, एप्पल का लोगो बनाया, ये सब क्या है, ये सब डिज़ाइंस हैं, ठीक है, डिज़ाइन बनाए। फिर लिटरेरी वर्क किया, लिटरेरी वर्क मतलब कोई किताबें लिखी, समझा गया, कि भाई वो किताब जैसे कि जेके रोलिंग लिखा है, समझा गया, भाई उसने कोई किताब लिख दी। अब उस चीज़ का क्या है, उसका आप कॉपीराइट लिखा रहता है, बुक में पढ़ते हैं, हम दृष्टि का मटेरियल पढ़ते हैं, विजन का मटेरियल पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा रहता है, कॉपीराइट, समझ रहा है। मतलब क्या है, लिटरेरी वर्क, वो भी अपने से कहीं से दिमाग लगा के कुछ किया होगा ना भाई, तो लिटरेरी वर्क, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल्स, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई कोक का सिंबल ये होता है, पेप्सी का सिंबल ये है, समझना क्या। नेक्स्ट सिंबल्स, नेम्स, इमेज, समझना क्या, जिसका हम काहे पे यूज करते हैं, ये सब हम यूज करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। कमर्शियल पर्पस मतलब क्या, बेचने खरीदने, इन सब में व्यापारिक तौर पर जिनका हम यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो भाई ये मेरे क्रिएशन ऑफ माइंड है, अगर इनका आविष्कार मैंने किया है तो ये मेरी प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई,
समझ में आ गया? तो ये सब क्या है, मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? अब मैंने किसी चीज का आविष्कार किया है तो उस पर अधिकार किसका होगा भाई, मेरा होगा। जरूरी नहीं है, मैं इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा होगा। जैसे दवाई का आविष्कार किया है तो भाई उसको यूज तो सब करेंगे ना, बट भाई उसका भाई किस रेट में बेचना है, कितनी मेहनत लगी, इसका अधिकार तो मेरे को होना चाहिए ना। मैं डिसाइड करूंगा कि भाई कितने रेट में बिके, क्या ना हो, किस रेट में इसको जाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रिलीज करना चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो भी आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, लिटरेरी वर्क, सिंबल, नेम्स, इमेज, जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए, मैंने तो ये डिजाइन ही इसलिए बनाया है। मैंने अपना दिमाग का आविष्कार, दिमाग का यूज करके जो भी आविष्कार किया है उसका एम तो यही था कि कमर्शियल पर्पस के लिए करूंगा। मैंने उसको बनाया ही इसलिए कि मैं उसको बेचूं और उससे मुनाफा कमाऊं। तो सीधी बात है, वो क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो भाई उस प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। समझ गए? क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया ना आईपीआर में क्या होता है? ठीक है, अब ये आईपीआर राइट्स कौन कौन से अधिकार होंगे। अब ये राइट तो भाई, राइट तो बहुत तरीके के राइट होते हैं ना। एक राइट ये भी है कि इसको कोई देखे ना, एक राइट ये भी है कि इसको कोई खरीद ही नहीं सकता, है ना। एक राइट ये है कि इसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। समझ में? तो क्या ये सारे अधिकार इंक्लूडेड होंगे? नहीं, वो राइट कौन होता है वो डिसाइड होता है। अभी देखेंगे कैसे डिसाइडेड, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से अधिकार होंगे और कौन से अधिकार नहीं होंगे। समझ रहे? तो हम ये जब डिसाइड करते हैं कि कौन सा अधिकार किसके पास होगा, कौन सा अधिकार किसके पास नहीं होगा, मतलब देखो हम क्या क्या चीज ध्यान में रखते हैं। एक तरफ है इनोवेटर। इनोवेटर, इनोवेटर किसको बोल रहे हैं हम? जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आविष्कार किया, मतलब आविष्कारक। समझ में आ गया? जिसने आविष्कार किया। और दूसरी तरफ है पब्लिक, पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। समझ में आ गया? क्लियर? अब दवाई बनाया है तो भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो बनाया है, तो उस पर सिर्फ उसका अधिकार होगा क्या, दवाई बनाने वाले का? नहीं भाई, पब्लिक लोगों का भी तो अधिकार होना चाहिए ना उस पर। ठीक है, तो भाई इन दोनों के बीच में, एक ये है ए और ये बी है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। ऐसा डिसाइड किया जाता है कि दोनों का ही हित जुड़ा हो। समझ में? इन दोनों के बीच में कैसा हो, बैलेंस हो। समझ में? क्या ये अधिकार जो होंगे, कुछ अधिकार इनका भी अधिकार होता है और कुछ अधिकार इनका भी होता है। जैसे मैंने अभी तुमको क्या है उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया क्या कि भाई अभी मान लो कोरोना वायरस फैला हुआ है और मान लो एबॉट कंपनी, रेनबैक्सी कंपनी, इनमें से कोई उसकी दवाई बना लेती है और वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास मोनोपोली होनी चाहिए, इसकी दवाई सिर्फ मैं ही बेचूंगा पूरी दुनिया में और हर दवाई की रेट रहेगा 10,000 रुपए की एक टेबलेट। समझा क्या? तो भाई इस केस में तो मोनोपोली हो जाएगी। तो इस केस में तो सिर्फ कंपनी का अधिकार हो गया, आविष्कारक का अधिकार हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको जनता का हित भी रखना है ना, क्योंकि भाई इंसानियत नाम की भी चीज है। तो उस केस में भले रेनबैक्सी ने बनाया हो, एबॉट ने बनाया हो, समझा क्या, कोई भी कितना भी इन्वेस्टमेंट, कितना भी पैसा लगाया हो, इस केस में हर कंपनी, मतलब जो सरकार क्या कर सकती है, देखो सरकार को जब भी आप, कोई भी कंपनी जब भी कोई मेडिसिन बनाती है तो एक क्लिनिकल ट्रायल डिपॉजिट करना पड़ता है। किसके पास? सरकार के पास देना पड़ता है कि भाई हमने ये टेस्ट किया है, देख लो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है, इसको इंसान इस्तेमाल कर लेता है। जब तक आप क्लिनिकल ट्रायल डिपॉजिट नहीं करोगे, दवाई आपकी बिक ही नहीं सकती मार्केट में। समझ में आ गया? इस क्लिनिकल ट्रायल को आपने दे दिया उसको, अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पूरा फॉर्मूला भी देना पड़ता है सरकार को कि भाई हाँ ये फॉर्मूला था, ये चीज हमने यूज किया। अगर सरकार को लगा कि भाई अब मतलब ह्यूमैनिटी का सवाल है, समझना क्या, पेंडेमिक है, एपिडेमिक फैल गया है, इस केस में सरकार ये जो चीज है कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत किसी दूसरी कंपनी को दे देगी जो जेनेरिक ड्रग बनाती है। जेनेरिक ड्रग का मतलब क्या होता है, जो सस्ते में बनाते हैं ड्रग्स, अभी बताएंगे, देखेंगे क्या है जेनेरिक ड्रग। उन कंपनी को ये फॉर्मूला दे करके बोलेगी कि भाई लार्ज स्केल में आप इनका प्रोडक्शन चालू कर दो, क्योंकि इंसानियत का सवाल है, हमको बनाना है। तो इस केस में क्या कंपनी का मोनोपोली रह गया? नहीं रह गया। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा नहीं कि इस कंपनी की फिर धजिया उड़ा देंगे हम, इनको कंपनसेशन वगैरह जो भी होगा दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। बट हमने इस केस में क्या देखा कि भाई इसमें दोनों का हित रह गया ना, इंसान का मतलब पब्लिक का भी इंटरेस्ट है इसमें, और इसमें क्या है का इनोवेटर का भी इंटरेस्ट। हम ऐसे अधिकार के बीच में दोनों का अधिकार बना रहे, ऐसा एक बैलेंस स्थापित करने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया ना पहला दूसरा पॉइंट? पक्का? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो
हम ऐसा, अब ये इसका जरूरत ही क्या है हमको? मान लो कि भाई किसी कंपनी ने कोई आविष्कार किया है, तो उसके अधिकार को बचाने का जरूरत क्या है भाई? वो तो कोई भी, सब बनाते रहते हैं ना, तो बनाते रहे अपना। तुमने बना लिया तो मैं भी बना लूंगा, लेकिन इसकी जरूरत है क्यों? क्योंकि भाई जब हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे तो उस कंपनी को, उस व्यक्ति को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और काम करूं, और काम करूंगा तो भाई मेरे को और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है? अब सोचो, मान लो कि भाई कोई एक चीज, ड्रग्स बनाना है, सोचो। अब मान लो कि एक ड्रग्स बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसने एक दवाई बनाई, ठीक है, और वो दवाई को क्या कर दिया, दूसरी कंपनी पा गई, दूसरी कंपनी। अब सोचो, इसने तो फॉर्मूला उसको मिल गया, कंपनी ने इतना पैसा लगाया था, इतने सारे साइंटिस्ट को लगाया था, इतना रिसर्च इन्वेस्टमेंट किया है, समझ में, और उसने जब ड्रग बना लिया, दवाई बना ली, तो इसका फॉर्मूला उसको किसी थर्ड कंपनी को मिल गया। वो कंपनी को बस कुछ नहीं रिसर्च किया, बस फॉर्मूला मिला है और वो क्या कर दी, प्रोडक्शन चालू कर दी। तो भाई ये कंपनी तो डिस्करेज हो गई ना, कभी ये फिर फ्यूचर में कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी क्या? नहीं करेगी। इसीलिए हमको इनके रक्षा करना जरूरी है, इनके अधिकारों का रक्षा करना जरूरी है, ताकि क्या हो, नया नया इनोवेशन आए, लोग प्रोत्साहित हो कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या है, क्या बोला मैंने, क्या कि भाई इससे क्या होगा, एनकरेज होते हैं, टू एनकरेज। पहला वाई आईपीआर, क्यों होना चाहिए आईपीआर, उसकी बात कर रहे हैं। पहला बात, एनकरेज करना है, किसको एनकरेज करना है? क्रिएटर्स को, क्रिएटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? ठीक है, काहे के लिए? फॉर मोर इनोवेशन, मतलब नया नया इनोवेशन आए, रिसर्च आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ में आ गया? ठीक है ना, इसलिए भी जरूरी हो जाता है ये। ठीक है, ठीक, क्यों जरूरी है? क्लियर है ना इसका आंसर? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च इनोवेशन प्रोत्साहन करने का उनको क्या करें, एनकरेज करें। समझना क्या मतलब, क्या कर रहे हैं हम एक ऐसा वातावरण हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करते हैं। आईपीआर से हम क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक ऐसा एनवायरमेंट, क्रिएट एनवायरमेंट जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। समझा क्या? एनवायरमेंट विच फॉस्टर्स क्या, क्रिएटिविटी। समझा क्या? लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी करें। नेक्स्ट, इनोवेशन बढ़े। समझा क्या? क्रिएटिविटी बढ़े, इनोवेशन बढ़े, एक ऐसा वातावरण उनको हम प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं जिससे क्या हो, जिससे पूरी इंसानियत के लिए भले का काम। समझा क्या? फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी एज अ होल। क्लियर है? बताओ उधर से, समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, ठीक है, इससे क्या कुछ फायदा हुआ है? हाँ, इससे हुआ है क्या, अभी देखो क्या फायदा हुआ इससे। इससे ये फायदा हुआ है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड गतिविधियां है ना, एक्टिविटीज, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। समझा क्या? इंक्रीजिंग ट्रेंड, इसमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा है। तभी तो सोचो हर दिन कितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड कैसे बोल सकते हैं हम, ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। ठीक, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस, न्यू इनोवेशंस। समझ में आ गया? नई नई बीमारियों का एकदम सटीक इलाज होने लगा, नए नए ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ गया? ये कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है। समझ में आ गया? एक अपवर्ड ट्रेंड होता है इंक्रीज होने का, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ उछाल देखना, किसी में उछाल है, इन सब में उछाल देखने को मिल रहा है हमको। समझ में आ रहा है? ये इन सबको हम क्या, उछाल देखने को मिलता है। ठीक,
क्लियर है ना? भाई इनसे क्या हो रहा है, ये सर यहाँ की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड में भी बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी, समझा? इंडिया में तो अभी कुछ 4-5 सालों में तो बहुत तेजी से ये कल्चर बढ़ रहा है, समझा क्या? मतलब आईपीआर कल्चर इंक्रीज हो रहा है, समझा क्या? ठीक है, आईपीआर कल्चर बढ़ता जा रहा है, समझा क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ लिया, ये समझ लिया कि क्यों जरूरी है, ये समझ लिया कि क्या इसका ट्रेंड क्या है, वर्ल्ड में क्या ट्रेंड है, इंडिया में क्या ट्रेंड है, ये देख लिया। अब देखो इसका महत्व, जब इसका महत्व कब समझा गया, तो इनके लिए कुछ कन्वेंशन है, समझा गया? जैसे जिसको बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस जो है, इंपॉर्टेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन, कहाँ पहली बार ना इनका जो महत्व है रियल स्केल में कब अपनाया गया था, इसका महत्व कब लगा कि भाई इसका जरूरत है, तो उसको लगा कि जिसको बोलते हैं पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन ये आया था 1883 में, समझा क्या? फिर एक है बर्न कन्वेंशन ये आया था 1886 में। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इसको स्थान मिला था कि भाई जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ये यहाँ पर बात की गई थी, समझना क्या? और ऐसे फिर इसके बाद बहुत सारे कन्वेंशन आने लगे, समझा रहे? उनको इनमें से जो एक संस्थान है जिसको बोलते हैं WIPO, वो इनका ढंग से काम हो ये देखता है, समझना कि इन सबको कन्वेंशन का एडमिनिस्टर्ड बाई WIPO। अभी आएंगे इस पर WIPO क्या है। ऐसे लगभग 70 कन्वेंशन में अलग अलग बातें लिखी हैं, काहे से रिलेटेड, बौद्धिक संपदा अधिकार से रिलेटेड। उनको हर देश के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, सुनना क्या? ये WPO एक संस्थान है, और फिर एक WTO में भी एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसमें देखेंगे कि भाई उसमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, समझा कि इन सबको बढ़ावा देने का काम ये संस्थान करती है। नाम में ही इसके में देखो IP है तो समझ जाओगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अभी आएंगे इस पर कि ये क्या है, समझ रहे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लियर है ना? ठीक है। इसके अलावा एक जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन राइट का जो डिक्लेरेशन होता है ना, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें एक आर्टिकल नंबर 27 है, समझ में आ गया? वहां भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारे, जब ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसका जो मानव अधिकार डिक्लेरेशन है ना, जो मानव अधिकार के लिए काम करता है, उसमें याद करो कुछ आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल नंबर 27 है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट का बात करता है, समझना क्या? टॉक्स अबाउट IPR। मतलब देखो अधिकार तो बहुत तरीके के होते हैं, तो मानव अधिकार जो है ना, जो संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार का जो ये है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें जो आर्टिकल 27 है वो भी क्या बात करता है कि भाई एक अधिकार ये भी होना चाहिए, समझा क्या? तो ये तो हमने देख लिया कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, हमने बैकग्राउंड समझ लिया। अब इसको देखेंगे कि भाई पहले हम समझ लें कि इंडिया में कैसा अरेंजमेंट है। देखो 3 चीज, कभी भी ह्यूमन राइट है तो दिमाग में रख लो, ह्यूमन राइट बोलो, IPR से रिलेटेड एक होता है वर्ल्ड लेवल पर, ये कैसे कौन सा काम कराता है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, इंडिया में इसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्लियर? वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट है WTO के तहत जिसको बोलते हैं ट्रिप्स, और एक है ट्रिप्स पे ही अभी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एक संस्थान है WIPO ये, और इंडिया में पूरा अरेंजमेंट अभी समझ रहे हैं कि क्या है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्रिप्स, ठीक है, WTO का एग्रीमेंट है, वो क्या बात करता है, और एक संस्थान जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, समझा क्या? इतनी चीज हमको पता होनी चाहिए, समझा रहे ना? 1, 2 और इंडिया में ये कैसे काम करता है, क्लियर है? मिटाओ इसको। अब देखो इधर पे आते हैं, यहां पर देखो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम बात कर रहे हैं इंडिया में कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स इन इंडिया,
है ना। आईपीआर का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया में कैसे काम करता है ये समझ रहे हैं, समझो। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार है, ठीक। उसके अंदर एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्लियर, ये मंत्रालय है, ठीक। इस मंत्रालय के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट के अंदर नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है ना, M1, M2, M3, ये कौन होते हैं, मान लो होम मिनिस्ट्री है, या डिफेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है। फिर हर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, ये डिपार्टमेंट D1, डिपार्टमेंट D2, डिपार्टमेंट D3, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, समझ में आ गया। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPIIT, ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट है, क्लियर। उसके अंदर एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, समझा गया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं CGP, एक सेकेंड इसमें स्पेस नहीं है, ठीक, कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेड मार्क, समझ में गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये ऑफिस देखती है भाई, ये वाला, ये जो डिपार्टमेंट है ना, अब समझो यहाँ पर कितने टर्म लिखे हैं, पेटेंट, फिर डिजाइन, फिर ट्रेडमार्क, समझा गया। ये सब 1 बाय 1 करके हमको समझना है कि ये क्या है। कुल मिला के आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई एक मंत्रालय है कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना, ठीक है। ये इसका ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो भी है ये सब देखती है, ठीक है, क्लियर। मतलब क्या है, देखो इधर पे अभी हम समझेंगे कि भाई एक होता है पेटेंट, एक होता है जिसको बोलते हैं डिजाइन, अभी समझेंगे क्या है सब चीज, एक होता है ट्रेडमार्क, ये सब आईपीआर के प्रकार हैं, समझ में आ रहा है। जो बौद्धिक संपदा अधिकार हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत तरीके के होते हैं, उनमें ही ये सब चीजें, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब क्या हो गई, उसके पार्ट हो गए। फिर उसके बाद कभी सुना होगा जीआई टैग, है ना, जीआई टैग भी सुना होगा। फिर कभी सुना होगा हमने कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट। अगर ये सब चीजों की बात करें तो भाई ये सब कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, तो बस याद रखो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, हमने अभी देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जिसमें इसके लिए तो सेपरेट वो है, जिसके लिए अभी हमने देखा था कि भाई ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल प्रमोशन, ये वाला भी देखा था ना, PDTM, ठीक है ना, ये देख लिया था ना, CGPDTM, ये इनके लिए पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के लिए। जीआई और कॉपीराइट के लिए भी सीधा इससे अटैच रहता है, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, समझना क्या, ये कुछ स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब पहले समझेंगे कि 1 बाय 1 करके, सबके लिए एक सेपरेट एक्ट है, इसके लिए सेपरेट एक्ट है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग एक्ट है, इसके लिए अलग एक्ट, समझना क्या, सबके लिए अलग अलग एक्ट है, ये एक्ट है, ये एक्ट है, समझना क्या, सबके लिए अलग अलग एक्ट है, सबका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन सबको एक ही मंत्रालय देखता है, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स।
वो सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है ये लिख दिया मैंने, समझा क्या? ठीक, क्लियर है? मतलब जीआई कॉपीराइट ये सब कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कौन सा देखता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। क्लियर है ना? अब समझते हैं कि भाई आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक, और इनका मतलब क्या है। लेकिन उसके पहले एक बात समझ लो। देखो अभी मैंने क्या बताया कि भाई ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, इस पर वापस आएंगे, ठीक है ना। ट्रिप्स मतलब आईपी लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने देखा कि भाई वो क्या हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, वो हो सकता है जीआई हो सकता है, जब जीआई टैग पढ़ते हैं ना, वो क्या हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, ठीक, क्लियर। वो क्या हो सकता है, कॉपीराइट हो गया, डिजाइन हो गया, ठीक। ट्रेडमार्क हो सकता है, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। और क्या क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, जीआई टैग हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं। अभी सब समझेंगे सबके क्या मतलब है, ठीक है ना। ये इतने तरीके के क्या है, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब क्या करना है हमको, देखो ट्रिप्स ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। किसके अंदर है ये एक एग्रीमेंट होता है जो डब्ल्यूटीओ के अंदर में है, अंडर डब्ल्यूटीओ। मतलब डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिप्स। सारी जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, जो भी ट्रिप्स को साइन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और बात करेंगे कि भाई ये सारे अधिकार हैं, इन सारे मैटर पर हमको, जो भी इन्वेस्टर होगा, जो भी इन्वेस्ट करना चाहेगा आपके देश में, एक हर जैसे मान लो कि सैमसंग वाली कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, हमारी कंपनी कहीं यूके में इन्वेस्ट कर रही है, ऐसे में पूरा ग्लोबल ट्रेड होता है। तो भाई जब एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करे तो कभी इनके जो भी बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे ना, उनकी रक्षा हो सके, सुनना क्या। तो सब देश मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं, सब दो देश एग्री होते हैं कि भाई इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है ट्रिप्स एग्रीमेंट में, कि भाई पेटेंट के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, कॉपीराइट के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट के लिए ये कुछ अधिकार है, ठीक है, इसके लिए ये कुछ अधिकार है, समझना क्या। ये सब इसने किसने बता दिया, ट्रिप्स के एग्रीमेंट में ये सब मेंशन है, समझना क्या। ये हो गया पेटेंट के लिए, ये हो गया जीआई के लिए, ये हो गया कॉपीराइट के लिए, ये हो गया ट्रेडमार्क के लिए। ये सब कुछ अधिकार हैं जो ये एग्री हो रहे हैं कि हम उस जो भी इन्वेस्टर है उसको ये अधिकार देंगे, समझना क्या, इन्वेस्टर को भी और जो भी जनता का हित होगा। अभी देखा था ना कि जो भी अधिकार दिए जाते हैं दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं। इनसे रिलेटेड सबने ये ट्रिप्स में तो ये सारी चीजें मेंशन है, समझना क्या, ट्रिप्स में ये सारी चीजें मेंशन है। लेकिन ये क्या बोलता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई हर देश को जो भी इसमें एग्री होता है उसको अपने ही देश में एक कानून पास करना पड़ेगा कि भाई हाँ, जो भी ट्रिप्स में लिखा है हम उससे कंप्लाई करते हैं, हम जो भी ट्रिप्स में लिखा है उसकी बातों को अपने देश में लागू करवाते हैं। उसके लिए अब ट्रिप्स का लॉ है ना, ट्रिप्स का लॉ, ट्रिप्स का जो भी एग्रीमेंट में लिखा है वो आपके देश में थोड़ी ऑटोमेटिक लग जाता है, वो तो तब लगेगा कि जब आप अपने देश में कानून पास करोगे। तो क्या करता है, हर देश, हर कंट्री, एवरी कंट्री पासेस अ लॉ। वो लॉ कैसा होना चाहिए, वो लॉ होना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए जो भी ट्रिप्स में लिखा है, समझना क्या, इन कंप्लायंस विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट। मतलब जो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट में यहाँ पे शर्तें हैं, इन शर्तों को मान रहे हो आप, है ना, तभी तो आप एग्रीमेंट में साइन कर रहे हो। तो भाई आपने शर्त मान ली, अब आप क्या करो कि अपने देश में जा करके एक कानून पास करो, समझना क्या। वो कानून में बातें कौन सी होनी चाहिए, जो ट्रिप्स में लिखी हुई है, समझना क्या, ताकि सब देश ऐसा क्यों कर रहे हैं, ट्रिप्स वाले क्यों रख रहे हैं, नहीं तो फिर लड़ाई होगी ना। यूएस बोलेगा कि मेरे यहाँ ये वाला कानून चलता है, वो बोलेगा मेरे यहाँ ये चालू, ऐसे में तो बैलेंस नहीं बन जाएगा। तो सारी दुनिया में एक बैलेंस बना रहे, इसलिए क्या करेगा कि भाई एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया ना, भाई एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हो गए, उस नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे हैं सारे कंट्री, तो सबके लिए अच्छा है। सारे देश अपने अपने देश में जो भी ट्रिप्स में लिखा है उससे रिलेटेड प्रोविजन को इंक्लूड करें
और फिर एक नियम कानून पास करें, फिर उस नियम कानून के अनुसार जो भी अगर गलत होगा तो उसके हिसाब से एक्शन ले, जो भी अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, मतलब कल को कुछ गड़बड़ हो रही है तो कैसे सेटलमेंट कराया जाए, इन सब चीज़ों का पूरा शर्तें लिखी रहती हैं, समझा क्या। फिर वो कंट्री के लिए क्या हो जाता, बाइंडिंग हो जाता कि अब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद कानून पास किया, समझा क्या। तो ऐसे करके इंडिया में देखेंगे कि सेपरेट एक्ट है सबके लिए, समझा क्या, सेपरेट एक्ट पास किए जाते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि सब अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट के लिए अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, वो हम एक्सेप्ट करते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट में, इसलिए हम इसको पास करते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं पेटेंट क्या होता है। सबसे पहला समझते हैं पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट? देखो, कभी भी कोई भी चीज समझना है आपको, अभी सबसे पहले मैं क्या देखा था, पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे डिजाइन क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सब चीजें क्या है। सबसे पहले उठा रहे हैं पेटेंट। दो चीज, तीन चार चीज कॉमन समझ लो, क्या क्या ध्यान में रखना है भाई। इसका एक्ट है, सबके लिए एक एक्ट होगा, ठीक है, एक्ट रखना है, कौन सा एक्ट है। दूसरा, इसका मतलब समझना है, मीनिंग। तीसरा, कितने सालों के लिए दिया जाता है, ये समझा क्या, ईयर्स, कि पेटेंट कितने साल के लिए होता है, जीआई टैग कितने साल के लिए होता है, ये जरूर रट्टा मारना, ठीक है। नेक्स्ट, सब में कॉमन है एक चीज, क्या, कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री, और उसके अंदर एक क्या बताया था, क्या होता है, डिपार्टमेंट। ये तो कॉमन है सब में, ये सब के लिए कॉमन है, ठीक है। तो समझ गया हो, सब में एक ही चीज आने वाली, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना, क्लियर। कितने साल के लिए दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्या इशूज है, समझा, क्या गड़बड़ हो रही है, समझा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पेटेंट तैयार करके जाना है और जीआई टैग, समझा गया। जीआई में क्या इशू चल रहा है, बाकी किसी में इशू नहीं रहते, सिर्फ पेटेंट में इशू है, जीआई टैग में इशू है, समझा गया। ट्रेडमार्क वगैरह में कुछ नहीं है, जब न्यूज में आएगा तब करना है। ये तो एवरग्रीन तैयार रखो, पेटेंट का तो हमेशा हर दिन न्यूज में रहता है, समझा क्या ना। इतनी चीजें आपको याद रख के चलनी है, क्या, सब में कॉमन चीजें होनी चाहिए, क्या, कि भाई कौन सा एक्ट है, उसका मतलब क्या है, कितने साल के लिए दिया जाता है, कौन सा मंत्रालय और कौन सा, ये तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या इशूज है, समझा क्या, ठीक है ना। अब देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेटेंट। पेटेंट, पेटेंट किस लिए दिया जाता है, आविष्कार करने के लिए दिया जाता है, समझा क्या। जो चीज पहले नहीं थी उसका आप आविष्कार कर रहे हो, उसके लिए दिया जा रहा है, समझा रहा, क्लियर है ना, ठीक है ना। देखो, सब कुछ टर्म अलग अलग यूज कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ लिटरेरी वर्क के लिए दिया जा रहा है, मतलब मैंने इन्वेंशन नहीं किया, मैंने कुछ लिखा है, उसके लिए अलग चीज चलेगी, उसके लिए कॉपीराइट रहती है। म्यूजिक, म्यूजिक है ना, जो फिल्म होती हैं, गाने होते हैं, उनके लिए कॉपीराइट होता है। वहां पर लिख दोगे कि पेटेंट कराया है तो फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा लिखने का, समझा क्या, सुन बटे सन्नाटा मिलेगा, क्लियर है। क्या बोल रहा हूँ, टर्म याद रखना। ये किसके लिए दिया जाता है, इन्वेंशन के लिए दिया जा सकता है, समझा क्या। इन्वेंशन काहे के लिए, किसी नया प्रोसेस बनाने के लिए या फिर किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब किसी नए तरीके के लिए भी मिलता है और किसी नई चीज के लिए भी मिलता है। मतलब पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, ये याद रखो, ग्रांटेड फॉर, ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन, मतलब आविष्कार के लिए दिया जाता है, ये याद रखना, आविष्कार के लिए। अब ये आविष्कार काहे से हो सकता है, आविष्कार काहे के लिए, आविष्कार किसी नई चीजों का हो सकता है, मतलब न्यू प्रोडक्ट, या फिर नया प्रक्रिया, प्रोसेस, है ना, प्रक्रिया के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर तो कभी सुना होगा प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट, अभी आएंगे इस पर क्या है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, मतलब प्रोडक्ट के लिए भी दिया जा सकता है और प्रोसेस के लिए भी दिया जा सकता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब पेटेंट ऐसा तो है कि चलो तुमने कार बनाई, मैंने भी कार बना दी, ठीक है, तो भाई किस चीज का, आइडिया का नहीं लिया जाता, समझ में आया ना। आइडिया का कभी भी पेटेंट नहीं होता है, कि कार तो कोई और बना ही नहीं सकता भाई, ऐसा बोल लो ना कि भाई इसके जैसी कार कोई नहीं और बना सकता, पर ये थोड़ी है कि कार ही नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है। पेटेंट किसका होगा, हमेशा पेटेंट आइडिया का नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है ना, आइडिया नहीं की भाई, मेरे पास एक आइडिया है कि एक ऐसी चीज हो जैसे कि एक हवाई जहाज है, एक कल्पना है मेरी कि एक हवाई जहाज हो, तो मैंने अब क्या किया, हवाई जहाज का ही पेटेंट करवा लिया कि भाई हवाई जहाज ही कोई नहीं बना सकता। तुम ये बोलो ना कि भाई इस तरीके की हवाई जहाज कोई नहीं बना सकता, समझ रहा है। तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि हवाई जहाज ही कोई नहीं बना सकता, समझ रहे। तो हमेशा
पेटेंट किसका नहीं होता, याद रखना, पेटेंट इज नॉट डन फॉर आइडिया। समझा कि आइडिया के लिए नहीं होता ये समझ लो, समझा रहे हैं? आइडिया के लिए नहीं। ऐसा होता तो मान लो कि भाई कार तो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती जीवन भर, समझा क्या? अब देखो, तो फिर ये याद रख लेना कि किसके लिए नहीं होता, आइडिया के लिए नहीं होता। फिर नया प्रोडक्ट बना रहे हो और नए प्रोसेस बना रहे हो, पर उसको पेटेंट कब मिलता है समझो। पहला, उसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला जिसको बोलते हैं, अब इसको मैं बता दूंगा क्या है हिंदी में, नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब होता है जो नया आइडिया हो, समझा क्या? जो पहले ऐसा हुआ ना हो, समझा क्या? मतलब न्यू आइडिया, न्यू आइडिया, समझ में? उसको बोलते हैं नोवेल्टी। दूसरा टर्म लिख रहा हूं, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब जिसका मार्केट में यूज हो, समझ में क्या? जिसका मार्केट यूज में हो, ठीक है, मार्केट यूज हो, है ना, जिसका इंडस्ट्रियल यूज हो। थर्ड, नॉन ऑब्वियसनेस। इसका मतलब क्या है? जो पहले कभी पब्लिक के नॉलेज में ना रहा हो, समझ में क्या? जिसको पहले पब्लिक जानती नहीं थी, मतलब नॉट इन पब्लिक डोमेन, विच इज नॉट इन पब्लिक डोमेन या फिर पब्लिक नॉलेज। समझा कि ये 3 क्राइटेरिया जब फुलफिल होता है तब किसी को पेटेंट दिया जाता है। क्या? इसका हिंदी में है, ठीक है ना, इसका टेंशन मत लेना, हिंदी में है, मैं अभी तुमको इसका मटेरियल दे दूंगा, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा हिंदी में एज इट इज है, तुम बस समझ लो। पेटेंट नोवेलिटी मतलब क्या? नए आइडिया के लिए मिलेगा। नया आइडिया मतलब जो पहले कभी ना रहा हो। दूसरा, जिसका मार्केट यूज हो, तब तो उसको हम पेटेंट राइट देंगे। तीसरा, नॉन ऑब्वियसनेस हो, मतलब जो कभी पब्लिक डोमेन में ना रहा हो, मतलब पब्लिक के नॉलेज में ना रहा हो। समझ में क्या? पहला केस अलग है, पहला बोले जिसका आइडिया ही ना रहा हो, समझा? और दूसरे केस में कि पब्लिक उसके बारे में जानती ही नहीं थी पहले। समझा रहा ना? दोनों अलग अलग चीज है। ये बोल रहे हैं कि भाई जिसके बारे में पहले आइडिया ही नहीं रहा हो, और ये है कि जिसके बारे में पब्लिक नहीं जानती हो। जैसे कि तुम एक आईटी वाले हो, तुम्हारे लिए नया नॉलेज अलग है, पब्लिक के लिए नया नॉलेज अलग है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है ना? कब दिया जाता है, क्लियर है ना? ये 3 क्राइटेरिया जब फुलफिल होता है तब दिया जाता है। समझ में क्या? क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो, समझो इधर पे मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये जो पेटेंट होता है, पेटेंट इंडिया में किस कानून के तहत इसको गवर्न किया जाता है? कौन से कानून के तहत इंडिया में ये सब चीज पेटेंट का काम चलता है? तो इसमें लिखो गवर्नड बाई। गवर्नड बाई कौन सा एक्ट है? तो उसको बोलते हैं द पेटेंट एक्ट, द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। इसको बाद में अमेंड किया गया था, कब? 2000 में, अमेंडेड इन 2005। क्योंकि पहले हमारे पास 1970 का जो पेटेंट राइट था ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट तब आया नहीं था। समझा क्या? ट्रिप्स एग्रीमेंट कब आया है? ट्रिप्स आया है 1994-95 में। समझा क्या? तो ट्रिप्स में क्या, हमने ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया, तो अब हमारा जो कानून होना चाहिए वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसीलिए हमने 2005 में क्या किया, उसमें संशोधन किया, ठीक है ना, टू मेक इट कंप्लायंट विथ ट्रिप्स। समझा क्या? ट्रिप्स के साथ कंप्लायंट रहे, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक ट्रिप्स एग्रीमेंट पास किया। समझा क्या? अब समझो, मैंने तुमको क्या बताया कि कौन सा अधिकार कितने साल के लिए दिया जाता है। मतलब क्या है, इसको ग्रांटेड फॉर कितने समय के लिए दिया जाता है? ग्रांटेड फॉर, इसको दिया जाता है फॉर 20 ईयर, 20 ईयर्स। अब पेटेंट मिल गया 20 साल के लिए, इसका मतलब क्या है समझ लो तुम। समझ रहे? मान लो अब एक समझते हैं, ये है एक कंपनी एबॉट, ठीक है, एबॉट एक कंपनी है। इसका काम क्या करता है? ये बनाती है, ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, दवाई बनाती है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। इसका काम क्या था? दवाई बनाना। इसने क्या किया है? इसने खूब सारा पैसा फेंका, समझ में आ गया? काहे में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। समझ में आ गया? खूब सारे क्लिनिकल ट्रायल किए, देखा कि भाई एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया। समझ में आ गया? खूब सारे क्लिनिकल ट्रायल किए,
समझ में आ रहा है? खूब सारा पैसा फेंका, खूब सारा क्लिनिकल ट्रायल किया, खूब सारे साइंटिस्ट लगाए काम में, ठीक है ना, ये सब लगाया, इसमें इसका बहुत खर्चा हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या, एक दवाई बनाई, ठीक है, ये एक टैबलेट है, ठीक, ये एक दवाई उन्होंने बनाई, ठीक। तो भाई अब इस कंपनी का ये अधिकार तो है ना कि भाई ये इतना पैसा लगाई तो पैसा भी कमाए, अधिकार है कि नहीं? तो ये क्या करेगी, समझा क्या? इसको 20 साल के लिए क्या दे दिया गया, 20 साल के लिए क्या दे दिया गया, इसको पेटेंट दे दिया। ये क्या करेगी, इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी करा है, इसका सबसे पहले क्या करेगी, ऐसे मार्केट में बेचने नहीं जाएगी, सबसे पहले इसका पेटेंट करवाएगी, पेटेंट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक। पेटेंट में इसने रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी हमने क्या डिस्कस किया, कितने साल के लिए पेटेंट मिलता है इसको, इसको पेटेंट मिल गया, इसको पेटेंट दे दिया गया, पेटेंट दे दिया गया कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए, समझा क्या? इसका मतलब समझे कि अब 20 साल तक इस कंपनी, इस मेडिसिन को कोई नहीं बना सकता, सिर्फ यही कंपनी बनाएगी, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो टैबलेट थी जिसका नाम ले लेते हैं हम ए, समझा गया, इस टैबलेट को मार्केट में आएगी ना, जब ये आएगी मार्केट में, तो भाई ये सिर्फ इस टैबलेट को सिर्फ एक ही कंपनी बेच सकती है, कौन सी, एबॉट, समझा गया, कोई और नहीं बेच सकता, क्लियर है ना? इस कंपनी की जो भी इसने बनाया है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भाई और बेचना चाहे, मान लो एक कंपनी एक्स है, ये चाहती है कि मैं ये वाली दवाई को मार्केट में बेचूं, तो ये क्या करेगी, एबॉट कंपनी के पास जाएगी, बोलेगी कि भाई आप अपना जो भी इसका फॉर्मूला था वो हमको दे दीजिए, हम इसकी दवाई को बेचना चाहते हैं। तो ये कंपनी क्या बोलेगी, एबॉट उसको, ठीक है तुम बेचना चाहते हो तो आप मेरे को क्या दो, पैसा दो, डॉलर दो, समझा क्या? इससे इसने, इस कंपनी इसको भारी भरकम रकम दी, इसने इसको भारी भरकम रकम दी, तो अब ये रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करने का जरूरत है ना इसको इसने क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला इसको दे दिया, इसने इसको क्या दे दिया, पैसा दिया, समझा क्या? पैसा दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, क्लियर है ना? तो मतलब इसने इसको परमिशन मिल गई ना अब इसको, तो भाई अब ये कंपनी क्या कर सकती है, कोई जो ड्रग है बेच सकती है दोबारा, समझा क्या? अगर ये किसी को परमिशन नहीं देती है, ठीक है, ये पैसे क्यों ले रही है, क्योंकि इतना रिसर्च वगैरह कराई थी ना, तो उसको वापस चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज फिर इनके पास अप्रोच करती हैं और इनको पैसा देती हैं, फिर ये उनको अलाउ करती हैं कि ठीक है आप ये वाली कंपनी की जो भी इसका फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आप क्या बना सकते हो, ड्रग्स बना सकते हो, समझना क्या? लेकिन मान लो अगर ये अलाउ नहीं करती है, नहीं करेगी, तो फिर 20 साल के लिए इसके अलावा कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बेच सकता, समझ में आ गया? तो ये अब 20 साल के अंदर क्या करेगी, ये मार्केट में अपनी सप्लाई करेगी, समझा क्या? 20 साल तक ये पूरा पैसा रिकवर कर लेगी अपना, समझा क्या? तो इसको बोल देंगे हम पेटेंट राइट। अब इसमें इशूज क्या है, समझा क्या? ये अभी आएंगे, पहले सब चीज का मतलब समझ ले, फिर इशूज पे आएंगे कि भाई क्या दिक्कत होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है, ये सब अभी समझेंगे। क्या अभी समझ में आ गया ना? 20 साल तक के लिए कोई और कंपनी उस चीज का नहीं बेच सकती। अगर आपको बेचना तो आप रॉयल्टी पे करो। रॉयल्टी मतलब समझ गए ना, मैं आपके प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके बेचना चाहता हूं, तो आप मेरे से पैसा ले लो, आप मेरे को फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला दे दोगे तो मैं ये सब चीजों से बच जाऊंगा, क्लिनिकल ट्रायल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ही तो क्लिनिकल ट्रायल तो कर ही लिया है, और जब तक मैं क्लिनिकल ट्रायल नहीं करूंगा तब तक मैं मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, समझ क्या? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बता दूंगा जाके गवर्नमेंट को कि ये फॉर्मूला मैंने उनसे लिया है, उस वाली कंपनी का ये वाले प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है, इसका क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने आपको सबमिट ऑलरेडी कर चुके हैं, समझना क्या? मतलब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, तो मैं इसका बनाना चाहता हूं, मेरे को वहां से उन्होंने दे दिया, मैंने इनके उसके लिए उनको रॉयल्टी पे कर दी है। अब मैं ये इसका जेनेरिक ड्रग बनाऊंगा। जेनेरिक ड्रग समझते हो? अब समझो यहाँ पे एक चीज, एक टर्म समझो, ये है एक ब्रांडेड ड्रग, ब्रांडेड ड्रग, समझा क्या? और नीचे लिख रहा हूं जेनेरिक ड्रग, जेनेरिक ड्रग, समझो इसका मतलब। ब्रांडेड ड्रग क्या थी जो अभी एबॉट ने बनाई थी, समझा क्या? जो बहुत सारा पैसा फेंक करके, समझा क्या, खूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, खूब सारा क्लिनिकल ट्रायल करके जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो जो टैबलेट बनी थी ए,
वो क्या थी, ब्रांडेड ड्रग थी। लेकिन अब जब फॉर्मूला मिल जाता है तो उसके बाद समझा क्या, सस्ते में जो दवाई बनाई जाती है उस फॉर्मूला के आधार पर, उसको बोल देते हैं हम क्या, ब्रांडेड ड्रग। मतलब ये क्या होता है, कॉपी होती है किसके, इसके। इसका मतलब ये नहीं है कि एफिशिएंसी वाइज अगर हम बात करें कि भाई दोनों की दक्षता कितनी होती है, समझा क्या, एफिशिएंसी अगर इसकी एक्स एफिशिएंसी है ना तो इसकी भी एक्स ही होती है, मतलब दोनों का असर कितना होता है, सेम होता है, कोई इनमें कमी नहीं होती, क्योंकि सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, सेम सब कुछ सेम रखते हैं, समझा क्या, कोई कमी नहीं होगी एफिशिएंसी में। बस इनके प्राइस कितने होंगे, इसका प्राइस कैसा होगा, ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई ये रिसर्च डेवलपमेंट करती है, क्लिनिकल ट्रायल करती है, और इनका प्राइस कैसा होता है, इनका प्राइस कम होता है, समझा क्या। इनको बोल देते हैं ब्रांडेड ड्रग, और ये होते हैं जेनेरिक ड्रग। जो बड़ी बड़ी सिप्ला और एबॉट, रेनबैक्सी, इन सब में देखना तो ये सब ब्रांड के नाम लिखे रहते। कभी देखा होगा ना, पैरासीटामॉल होती है, एक ब्रांडेड वाली महंगी आती है और एक जेनेरिक वाली सस्ती आती है, समझा क्या। वही चीज सेम रेट की आपको सस्ते में मिल जाएगी, जेनेरिक ड्रग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असर नहीं करेंगी, वो ये वाली जो जेनेरिक ड्रग होती है वो भी उतना ही असर करती है जितना एक ब्रांडेड ड्रग असर करेगी, समझा क्या। पेटेंट समझ में आ गया, बोलो। हाँ, ब्रांडेड ड्रग समझ में आ गया, जेनेरिक ड्रग समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, कंटिन्यू करना। नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं भाई जीआई। क्या होता है जीआई, जीआई 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 जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, ठीक है। जीआई क्या होता है, एक तरीके का ये क्या है, एक साइन है, समझना क्या, साइन है, एक टैग है। ये किसको दिया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, समझना क्या। देखो पहले समझो ये क्या है, एक साइन है, ये क्या है, इट इज अ साइन। ये क्या है, एक साइन है, साइन है मतलब ये क्या है, एक टैग है, ठीक। ये टैग है, काहे के लिए दिया जाता है, ये टैग दिया जाता है फॉर कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है, समझना क्या, मतलब एग्रीकल्चरल, ठीक है ना, या फिर नेचुरल, जो देखो किस किस चीज के लिए ध्यान में रखना, कृषि रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है, प्राकृतिक प्रोडक्ट हो सकता है जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं बोलूँ एक पेड़ है, समझा क्या, उस पेड़ का तना, समझा क्या, जैसे कि चंदन की लकड़ी, अब वो खाने के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं, कृषि तो है नहीं वो, समझा क्या। तो एग्रीकल्चर के लिए भी दे सकते हैं हम, नेचुरल भी दे सकते हैं, और तीसरा लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चर्ड, समझा क्या। मैन्युफैक्चर्ड मतलब जैसे कि रसगुल्ला बनाया तो ये मैंने मैन्युफैक्चर किया, समझा क्या, मतलब मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड। ये तीनों का गुड्स के लिए, गुड्स, सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए नहीं दे रहे हैं हम काहे के लिए दे रहे हैं, गुड्स के लिए, मतलब किसी सामान के लिए दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई वहां पर बहुत गुड्स एंड सर्विस नहीं देखना है, दो चीज पढ़ते हैं ना, वस्तु एवं सेवा। तो भाई हम वस्तुओं के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, वस्तु के लिए। तो क्या वो समझना है तुमको, जीआई क्या होता है, एक टैग है, ठीक है, ये एक टैग है, किसके लिए दिया जा सकता है, पहला कृषि रिलेटेड कोई वस्तु हो उसके लिए भी एक टैग दे दिए, कोई प्राकृतिक वस्तु हो उसके लिए भी टैग दे देते हैं, जैसे चप्पल, जैसे कि चप्पल बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चर मतलब जैसे कोलापुरी चप्पल है ना, उसको तो बनाया गया ना, मैन्युफैक्चर किया गया है। लेकिन मैंने अभी बताया एक पेड़ है, जैसे चाय पत्ती है ना, दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग की टी क्या है, नेचुरल है ना वो तो, उसको भी, और वो क्या है, एक वस्तु है कि नहीं है। तो वस्तु के लिए भी, वस्तु के लिए ही दी जाती है, सेवाओं के लिए नहीं दी जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये तो समझ गया कि किस चीज के लिए दी जाती है, लेकिन ये चीज जो आनी चाहिए वो किसी एक निर्धारित क्षेत्र से आनी चाहिए, समझा गया। ये जो वस्तु होनी चाहिए कहां से होनी चाहिए,
पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री। जैसे कि हमेशा तुमको देखना नाम कैसा रहता है, बंगाल का रसगुल्ला, हर जगह का नहीं, कोल्हापुर की चप्पल, समझ में आ गया, दार्जिलिंग की टी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे नाम रहता है। कड़कनाथ कहाँ का मुर्गा है, ये नहीं कि कड़कनाथ अब जो तुम घर में पाले हो उसको भी जीआई टैग मिल जाएगा, ये उसी को मिलेगा अलीराजपुर का जो होगा, समझ में आ गया। मतलब रीजन स्पेसिफिक होता है। कीवर्ड याद रखना कि पहली बार जीआई टैग किसको दिया जाता है, तो याद रखो गुड्स को दिया जाता है, वस्तु को दिया जाता है, ये पहला कीवर्ड है। और वो वस्तु एग्रीकल्चर की भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग वाली भी हो सकती है। दूसरा कीवर्ड क्या याद रखना है, रीजन स्पेसिफिक होता है, किसी एक निर्धारित क्षेत्र से आना चाहिए, मतलब रीजन स्पेसिफिक होगा, समझा क्या, वो कैसा होना चाहिए, रीजन स्पेसिफिक। तो कीवर्ड, दो कीवर्ड है यहाँ पर, एक तो वस्तु, पहला कीवर्ड ये, और दूसरा रीजन स्पेसिफिक, तभी हम उसको जीआई टैग देते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं देते हैं, समझा क्या। ये रीजन स्पेसिफिक होने का मतलब क्या होता है, उसकी क्या बताता है, विशेषता बताती है, समझा क्या, सिग्निफाइज उसकी इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब आते हैं इस पर सेकेंड पॉइंट, समझा गया। ये अभी तक पहला पॉइंट जो हमने मतलब समझा इसका, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक, इधर पे आते हैं सेकेंड पॉइंट। मैं क्या बोलता हूं, अगर किसी को जीआई मिल रहा है मतलब वो क्या बताता है, इट डिनोट्स, अगर जैसे मैं तुमको बोलूं कि भाई दार्जिलिंग की टी है, मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये लो, ये दार्जिलिंग का टी है, तो तुम्हारे दिमाग में एक विश्वास उठेगा कि भाई हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसका फ्रेग्रेंस अच्छा होगा, समझा क्या, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी बताएगी, क्वालिटी बताती है, समझ में आ रहा ना। तो भाई जब किसी चीज को जीआई टैग मिलता है ना, तो वहां से हमको उसकी एश्योरेंस मिलता है, समझा क्या, एक निश्चितता मिलती है कि भाई वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा है, समझा क्या। क्या डिनोट करता है भाई कि भाई उसका एक तो उसका ओरिजिन, इट्स ओरिजिन है ना, जीआई टैग मिलता है तो वो बताता है कि ये कहाँ से आया है, ओरिजिन मतलब उसका क्षेत्र बताता है, समझा क्या। दूसरा उसकी क्वालिटी बताता है, इट्स क्वालिटी, ठीक, उसकी क्वालिटी बताता है। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता बताता है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। नेक्स्ट उस प्रोडक्ट का रेपुटेशन बताता है ना, कोल्हापुरी चप्पल है तो वो बाकी चप्पल से अच्छी है, समझा रहा। चमड़े की चप्पल तो तुमको सिटी में भी मिलेगी, समझा रहा, लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ कि कोल्हापुरी है तो तुम क्या, तुम्हारे दिमाग में उसका रेपुटेशन आता है ना कि भाई ये वाली क्वालिटी वाइज ज्यादा अच्छी है, समझा रहे, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसका रेपुटेशन, ठीक है ना। काहे का, ये सब चीज काहे का, ऑफ दैट गुड्स, मतलब उस वस्तु का ओरिजिन, उस वस्तु की क्वालिटी, उस वस्तु की विशेषता, उस वस्तु का जो भी रेपुटेशन है, समझ में क्या, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि जीआई टैग कौन से, इसके लिए भी कोई कानून होगा ना, हर के लिए कानून होता है, तो इसको बोल लेते हैं जीआई एक्ट, ये आया था 1999 में, ठीक। ये कितने साल के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक के लिए दिया जाता है, समझा क्या। अब जीआई टैग मिलना और पेटेंट मिलना, इसका मतलब क्या है, पेटेंट मिलना मतलब 20 साल तक के लिए आपकी प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसको सर्टिफाइड ना हुआ हो, समझा क्या। लेकिन अगर वो यूज करता है तो फिर उस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे यहाँ पर अगर आपको कोई कड़कनाथ मुर्गा बता करके बेच रहा है, समझा क्या, नकली चाय पत्ती बेच रहा है बोल करके कि दार्जिलिंग टी है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। वो कानूनी कार्रवाई कैसी होगी, जो इस एक्ट में लिखा होगा, जीआई टैग में, है ना। दार्जिलिंग की टी है तो भाई वो दार्जिलिंग वाले बेचेंगे उसको, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। आप झूठ बोल करके बेचोगे तो फिर इस एक्ट में देखा जाएगा कि क्या सजा सुना लिखी गई है, उसके अनुसार आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्लियर है ना।
ऐसे पेटेंट है तो पेटेंट एक्ट के अनुसार आप पे कानूनी कार्रवाई हो। समझ में आ गया इतनी बात? अभी इश्यूज नहीं देख रहे हैं, अभी हम क्या मुद्दे हैं, मुद्दे अभी समझ देख ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ इनका मतलब समझ रहे हैं, बाद में सारे मुद्दे देखेंगे एक एक करके। समझ में आ गया? ये तो दो चीज हो गई हमारी, क्लियर है? ठीक है।